एक स्टॉक लेकर या कोई एक म्यूचुअल फंड लेकर अगर आपको लगता है कि आपकी निवेश रणनीति पूरी हो गई है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, बाजार का उतार चढ़ाव बाजार का स्वभाव है। ये पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। यहाँ पर फर्क तब होगा या मुनाफा आप तब कमा पाएंगे जब आपके पास एक रणनीति होगी, यानी आपके पास निवेश के विकल्पों का चुनाव होगा, चयन होगा और उससे भी पहले आपको ये पता होगा कि आपका निवेश करने का मकसद क्या है, यानी आप किस आर्थिक लक्ष्य के तहत निवेश करना चाहते हैं, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है। निवेश की एबीसीडी में हम आपको इन्हीं तमाम बारीकियों से रूबरू कराते हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूटीआई एएमसी के हेड ऑफ इक्विटीज अजय त्यागी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। जी नमस्कार कविता जी। पहला सवाल साफ तौर से यही होगा, साल 2022 अगर मुझे समझना है निवेश के लिहाज से कितना अहम है। वो तमाम निवेशक जो एक योजनाबद्ध तरीके से भले ही आगे बढ़ रहे हो या जिन्हें अपनी निवेश की शुरुआत करनी हो, 2022 आप उनको किस तरह का साल समझाएंगे निवेश के लिहाज से? देखिए 2020 और 2021 बहुत ही मजबूत वर्ष रहे हैं निवेश के हिसाब से। अगर हम किसी भी साल के अंदर इक्विटी मार्केट्स का ट्रेंड देखें तो कुछ साल बहुत मजबूत जाते हैं, कुछ कमजोर जाते हैं, कुछ सालों में निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न भी मिलती है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 20 और 21 बहुत मजबूत वर्ष रहे हैं, निवेशकों को ये नहीं समझना चाहिए कि आने वाले वर्ष में भी उसी मजबूती से उनको रिटर्न्स मिलेंगे। उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद 2022 में कॉशियस रहने की आवश्यकता है, बहुत समझ बूझ के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हमारा ये मानना है कि शायद मार्केट्स थोड़ा सा एक पॉज लें, मार्केट्स में थोड़ा सा एक ठहराव आएगा इससे, और उसके बाद ही, उस कंसोलिडेशन के बाद ही शायद वो अपना रुख आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आपने कहा कॉशियस अप्रोच अपनाने की जरूरत है। साफ तौर से 12-18 महीने की अगर मैं बात करूं तो जिन निवेशकों के पास एक पुख्ता पोर्टफोलियो है उन्होंने तो अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न आते हुए देखा ही होगा। लेकिन जो कॉशियस अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई स्ट्रैटेजी के तौर पर आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से उनका नजरिया लंबी अवधि का ही होगा, तो उनको बाजार की चाल से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कॉशियस अप्रोच आपने कही है वो किन ट्रिगर्स के लिहाज से कही? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी बाजार की चाल के पीछे वजह है जिसके चलते आपको लग रहा है कि उतार चढ़ाव मुमकिन हो सकता है और थोड़ा सा सतर्क रहे निवेशक तो बेहतर होगा? जरूर। देखिए, इसमें सबसे जो अहम चीज है जो हमेशा हम अपने सामने रखते हैं वो होता है बाजार का वैल्यूएशन। मतलब बाजार महंगा है, सस्ता है, अपने एवरेज स्तर पे है, उस चीज को सामने रखते हुए हम हमेशा ये आकलन लगाते हैं कि क्या बाजार आने वाले समय में भी मजबूत बना रहेगा या फिर एक करेक्शन की आप मान के चले करेक्शन की एक एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल जिस स्तर पे बाजार है वहां पे हमें ये दिखाई देता है कि पिछले 15 से 20 साल का अगर हम एक एवरेज पकड़ें तो उस एवरेज स्तर से करीबन 15 से 20% ज्यादा महंगे हैं बाजार। और उसी को सामने रखते हुए हमें लगता है कि शायद अभी इस वक्त थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ये तो रहा एक पहला संकेत। इसके साथ कुछ और भी संकेत हैं, जैसे कि अगर हम बाजारों में देखें, खासकर जिन वर्षों में स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छा खासा उछाल आता है और स्मॉल कैप लार्ज कैप्स को काफी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करते हैं, वहां पर भी हमने देखा है कि आने वाले वर्षों में बाजार का रुख थोड़ा सा नेगेटिव रहता है और बाजार कुछ करेक्शन भी देखते हैं, कुछ कंसोलिडेशन के फेज में भी रहते हैं। और ये एक दूसरा संकेत है जो हमें आज भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से स्मॉल कैप, खास करके स्मॉल कैप मैं कहूंगा, पिछले 1 से 2 वर्षों में बहुत मजबूती से आगे बढ़े हैं, हमको यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसके चलते भी थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अच्छा, ओमिक्रॉन आपको कितनी बड़ी चिंता लगती है बाजार के लिए? देखिए, तमाम ट्रिगर्स हैं। हम अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो बॉन्ड बाइंग का एक कंसर्न है बाजार को, साथ ही महंगाई एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, लेकिन उन सबसे ऊपर ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस भी एक बहुत बड़ी चिंता है। अभी अभी हमने देखा है कि हम इकोनॉमीज ग्लोबली जो है पटरी पर आने की कोशिश कर ही रही थी और उसके चलते ओमिक्रॉन की एक बार फिर से गाज पड़ी है। शुरुआत में जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो बाजार ने
बहुत जोरदार गिरावट का रुख लिया था। लेकिन अब एक तो बात यह है कि इकोनॉमी के तौर पे अगर हम देखें तो लॉकडाउन और ये तमाम चीज़ें जो हमने शायद पहले 2 वेव्स में देखी थी, वो वापस से करने की क्षमता हमें ना हो, उस पेस में हम ना हो। लेकिन ओमिक्रॉन को बाजार कैसे देख रहा है, एक निवेशक को कैसे इसको समझना चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अब इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाजार कभी भी किसी बहुत एक सरप्राइजिंग इवेंट, अकस्मात कोई घटना अगर घटती है, उस इवेंट से पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट दिखाते हैं। कोई भी चीज जो आपके जहन में नहीं है, जो आपके एनालिसिस में नहीं है, जो आपके सामने आपके रडार पे नहीं है, अगर अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है, वो घटना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसी सब घटनाएं बाजारों को या तो बहुत तेजी से गिराती हैं या बाजारों में उछाल लेके आती हैं। जिस चीज के बारे में चर्चा बहुत महीनों से चलती जा रही हो, जो मेरे और आपके जहन में और एनालिसिस में हो, मुझे ऐसा लगता है हिस्ट्री को देखते हुए कि ऐसी घटनाएं कभी बाजारों को हिलाती नहीं है। तो ओमिक्रॉन, थर्ड वेव, अनदर सेट ऑफ लॉकडाउन, ये सारी चीजें चर्चा का विषय बनी रही हैं पिछले कई महीनों से। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जुलाई से ही, जब हमारा सेकेंड वेव खत्म हुआ, सबसे कॉमन चर्चा का विषय यही रहा है कि हिंदुस्तान में थर्ड वेव कब आएगी और आएगी तो कितनी घातक होगी। तो ओमिक्रॉन के चलते मेरा तो ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा बाजारों को नहीं हिलाएगा। जरूर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के अंदर, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जरूर एक मार्केट में पैनिक का माहौल बनेगा, बट ये इकोनॉमी और मार्केट को डीरेल नहीं कर सकता है। इकोनॉमी और मार्केट को पटरी से हिलाने के लिए कोई ऐसा इवेंट होना पड़ेगा जो हमारे मैं कह सकता हूं कि हमारे एनालिसिस में फिलहाल है ही नहीं। उसी संदर्भ में इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, ये कोई नया विषय नहीं है। इस बारे में भी पिछले 3-4 महीने में कई बार कई विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और इन्वेस्टर्स के जहन में ये पूरी तरीके से बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में ये डिसरप्टिव हो सकता है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में डिसरप्टिव नहीं हो सकता। हमने यही चीज 2011 और 12 में भी देखी थी, जब फेड ने अपनी बैलेंस शीट वापस से सिकोड़ने की बात करी थी और वापस से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात करी थी, लेकिन बाजारों का रुख विश्व स्तर पे और हिंदुस्तान में भी मजबूत ही बना रहा था। जी, इसीलिए हम कहते हैं बहुत जरूरी है निवेशकों को समझना। अजय जी, शायद आप इस पर विस्तार से और बात करें। कोई एक स्टॉक या कोई एक फंड के दम पर आपको रणनीति नहीं बनानी है। बाजार में उतार चढ़ाव तो उसका नेचर ही है, स्वभाव ही है। ये पहले भी था, अभी भी है, आगे भी हो सकता है। निवेश की अगर मुझे शुरुआत करनी हो, 2022 इस लिहाज से कितना अहम साल होगा? बहुत सारे निवेशक हमने देखा जो पिछले 12-18 महीने की तेजी को मिस कर गए। फोमो एक टर्म था जो कि हमने देखा बहुत चर्चा में आया, जहां पर लोगों ने मौका उन्हें लगा कि गवा दिया। क्या उन निवेशकों के लिए अब वो मौका है? कॉशियस तो आप चलें, लेकिन साथ ही निवेश अपना करते रहें, निवेश बरकरार रखें और हाँ, शुरू भी करें। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कहता हूं कि कभी भी आपको कोई समय निकाल के या कुंडली देख के या ज्योतिषी से पूछ के निवेश नहीं करना है। जब आप अपने निवेश की बात करते हैं तो जाहिर तौर पे आप करीबन 5, 10 या 15 वर्ष की अवधि को सामने रखते हुए ही निवेश की एक रणनीति तैयार करते हैं, और उस संदर्भ में आप 2021 में शुरुआत करना चाहते हैं या फिर 2022 में, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्गर टर्म में जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है वो रिटर्न्स के सामने बहुत ही एक छोटी साबित होती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करते हैं कि निवेशकों को हम 14 से 15% रिटर्न की अपेक्षा रखने की हिदायत देते हैं, उसके सामने 5, 10, 15% की वोलेटिलिटी इतनी छोटी होती है कि शायद उसका कोई मायने ही नहीं है। इस संदर्भ में मैं कहूंगा 2022 में आप जरूर अपना निवेश शुरू करें। हम हमेशा निवेशकों को बोलते हैं कि आपको कोई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करना है। प्लान आपका यूनिक सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए बनना चाहिए। आप हर महीने निवेश करना चाहते हैं, हर तिमाही निवेश करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप एक प्लान को अपने सामने रखिए और उस प्लान को फॉलो करें। इन्वेस्टमेंट्स आपको हमेशा
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करती रहनी है ताकि आप मार्केट के उतार चढ़ाव दोनों का फायदा उठा सकें। और उस संदर्भ में तो मैं ये कहूंगा कि भले ही हमारी एक जो मार्केट के बारे में हमारा जो अनुमान है वो ये है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर्स को अपना निवेश रोक के रखना चाहिए। हम अपने हर इन्वेस्टर इंटरैक्शन में यही बोलते हैं कि आप अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को कभी ना रोकें। अगर मार्केट एक अच्छा खासा गिरावट दिखाते हैं तो आप जरूर लम सम इन्वेस्टमेंट्स ओवर एंड अबव अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हर दौर में चलते रहने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमारी कोशिश यहाँ पर ये भी है कि लोगों को बाजार को पढ़ना और इसे पकड़ना समझाया जाए। बाजार की नब्ज तो खैर कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन अहम बात यहाँ पर यह है कि जो भी निवेशक हैं जो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं वो बाजार की चाल को देखते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे करें, बाजार की चाल को अपने लक्ष्यों के लिहाज से कैसे समझें, किस तरह के ट्रिगर को अपने पोर्टफोलियो में बदलाव के तौर पर माने, किस तरह के ट्रिगर को अपने पोर्टफोलियो में किसी भी निवेश को निकालने के तौर पर समझे, इसकी समझाइश क्या होगी? जी, देखिए ये बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो हमें देखते हुए चलने हैं आगे। इसके ये किसी भी एक निवेशक के लिए इसका आंसर कॉमन नहीं रह सकता है। हर निवेशक के लिए इसका जवाब जो होगा वो थोड़ा सा अलग और अलहदा रहेगा। सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने सामने एक रणनीति और प्लान रखनी है अपने खुद के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। तो जैसे मैं अगर एक उदाहरण के तौर पे एक 25 साल के एक जवान निवेशक की बात करूं जिसने अभी अभी फिलहाल में ही अपनी कोई व्यवसाय शुरू किया है या नौकरी शुरू करी है और उसके चलते उसको कोई आय हो रही है हर हर महीने की, ऐसे निवेशकों को हम कहते हैं कि देखिए आप अपना 70 से 75% इक्विटी में निवेश करें, केवल 25% ही आप अपना डेट में या फिक्स्ड इनकम में निवेश करें। उस 75% के अंदर जो वो इक्विटी में निवेश कर रहे हैं उसके अंदर भी हम यही सलाह देते हैं कि देखिए आप 25 से 30% मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करीबन 30 से 40% रखना चाहिए और आप कुछ सेक्टर फंड्स भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि बाजारों के अंदर एक ऐसा दौर आया कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत जबरदस्त किया और उनकी रिटर्न्स लार्ज कैप के तुलना में काफी आगे रही और काफी मजबूत रही। ऐसे समय पे इस निवेशक को वापस एक रीबैलेंसिंग जरूर करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो बहुत तेजी आई हो उसके चलते एलोकेशन स्मॉल और मिड कैप में 30% से बढ़ के शायद 40% हो गया हो। ऐसे समय में वापस से निवेशक को 40% को 30% लाना चाहिए और जो ऊपर का 10% है वो वापस से या तो किसी लार्ज कैप फंड में या फिर अगर फिक्स्ड इनकम में उनका एलोकेशन 25% से नीचे हो गया है उसमें ले जाना चाहिए। सो देखिए हर प्लान को आपको अपने सामने रखना है। मार्केट में जो मूवमेंट्स होती हैं उस मूवमेंट्स के चलते आपका किसी एक एसेट क्लास में या विद इन एसेट क्लास किसी एक तरीके के फंड में अगर आपका वेटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है आपको वापस से उसको रीएडजस्ट करना है। तो सबसे जरूरी पहलू किसी भी प्लान को फॉलो करने का हमेशा यही होता है। ज्यादा करके इन्वेस्टर उल्टा करते हैं। अगर मार्केट में तेजी बनी हुई है और मिड कैप में एलोकेशन अपने आप से बढ़ चुका है इस तेजी के चलते तो निवेशक मिड कैप में फर्दर एलोकेशन भी बढ़ा देते हैं और ये हमेशा जो है हमने देखा है बहुत ही गलत कदम साबित होता है। आपको प्लान को सामने रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। जी, रीबैलेंस की अगर हम बात करें अजय जी, अगर हम रीबैलेंसिंग की ही बात करें तो खासतौर से पिछले 12-18 महीनों में हम देखें स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप में निवेशकों का रुझान ना बहुत ज्यादा होता है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी ही चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात बरतकर आपको इसमें एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए और कम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आपने रिटर्न्स आते हुए देखे पिछले 12-18 महीने में वो आगे भी बरकरार रहें।
बाजार की गिरावट में खासतौर से हमने देखा है कि ये ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा गिरती है। हाई रिस्क हाई रिटर्न का एक हमेशा से इस कैटेगरी के साथ संबंध रहा है, लेकिन जब हम अपने पोर्टफोलियो के तहत इसको प्लान करना चाहे, समझदारी से मिड कैप स्मॉल कैप में योजना कैसे बनाई जाए, कैसे ध्यान रखा जाए कि अगर ये ज्यादा गिरे तो हमें बहुत नुकसान ना हो, हमारे लक्ष्य को चोट ना पहुंचे, और अगर ज्यादा चढ़े तो खैर रिटर्न ज्यादा तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन एहतियात कैसे बरते खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में? जरूर जरूर कविता जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये कहीं ना कहीं जो मैंने उत्तर पिछले प्रश्न का दिया था उसी से जुड़ा हुआ है, तो मैं वापस से उसी से इसको जोड़ूंगा और वही सब चीजें दोहराऊंगा। सबसे पहली चीज, हमको ये सिखाया गया है कि किसी भी इन्वेस्टर का जो एसेट एलोकेशन प्लान है वो उसके खुद के सर्कमस्टेंसेस और उसकी एज को देख के बनाया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप 60 साल के निवेशक हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि आप अपनी एक्टिव ऑक्यूपेशन के एक सबसे अंतिम पड़ाव पर इस वक्त हैं, और आप जिसको हम बोलते हैं डिस सेविंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो पिछले 30-40 सालों में सेविंग करी है उसका अब आप अगले 20 वर्षों के अंदर उसका अब आप फायदा और लाभ उठाना चाहेंगे। ऐसे निवेशक को हम कम से कम स्मॉल कैप के अंदर निवेश करने की हिदायत देते हैं, बल्कि मैं तो इस कहूंगा कि ऐसे निवेशक को जो ऑलरेडी 60 साल की उम्र पे है उसको स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो मे बी थोड़ा बहुत एलोकेशन मिड कैप में रखना चाहिए। इसके तुलना में अगर हम एक 25 वर्ष के निवेशक की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको स्मॉल कैप के अंदर मान लीजिए 30% के करीब अपना कॉर्पस रखना है और निवेश करना है। फर्ज कीजिए कि 2021 का साल है, स्मॉल कैप्स ने 50% रिटर्न दिया है और लार्ज कैप्स ने केवल 25 से 30% रिटर्न दिया है। जाहिर बात है कि आपका एलोकेशन अपने आप से ही आपके बगैर कुछ किए हुए 30% से बढ़ के शायद 35, 36 या 38% जा चुका होगा, क्योंकि मार्क टू मार्केट गेन स्मॉल कैप के अंदर लार्ज कैप के मुकाबले कहीं अधिक रहे हैं। ऐसे मौके पे जरूरी है कि आप भावनाओं के साथ ना बहें। आप अपने पिछले 12 महीने की रिटर्न देखते हुए ये ना समझे कि देखिए स्मॉल कैप हमेशा ही अधिक रिटर्न देता है तो इसलिए मैं स्मॉल कैप के अंदर बना रहता हूं। ऐसे मौके पे वापस से आपको अपने प्लान को पढ़ने की जरूरत है जो आपके एडवाइजर ने आपको लिखवाया होगा, या खुद आपने अपने आप अपने लिए उसको कहीं ना कहीं लिख के रखा होगा और उतारा होगा। आपको वापस से उस प्लान को देखना है, इमोशंस को आपको दरकिनार करते हुए उस प्लान को वापस फॉलो करना है और वापस से स्मॉल कैप को 30% लेके आना है। इससे ज्यादा साइंटिफिक प्रोसेस कविता जी इन्वेस्टमेंट्स में और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत सिंपल साउंड करता है लेकिन बहुत कामगार है, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए आपको एक बहुत जबरदस्त, मैं कह सकता हूं, एक डिसिप्लिन चाहिए जो बहुत कम निवेशकों में हो सकता में मिल पाता है। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अनुशासन के बगैर मेरे ख्याल से जिंदगी में निवेश ही क्या, कोई भी चीज आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन खासतौर से निवेश की अगर हम बात करें, क्योंकि ये आपके आर्थिक सपनों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर अनुशासन बरतना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मिलेनियल्स के लिहाज से मुझे आपसे सवाल पूछना है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में हमने देखा है कि इनका रुझान शेयर बाजार की ओर बहुत ज्यादा बढ़ा है, निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा जागरूक रहे हैं, आगे आकर इन्होंने पार्टिसिपेशन भी दिखाया है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप निवेश की अपनी वजह को समझें, आप अपने निवेश के लक्ष्यों को समझें, उसके मुताबिक आप किसी भी एसेट क्लास का चुनाव करें। मौजूदा समय में अगर कोई इक्विटी को टोटली मिस कर जाता है अजय जी अपने पोर्टफोलियो में, अपनी निवेश रणनीति में, तो ये कितना बड़ा नुकसान है उनके लक्ष्यों के लिए? जी, अगर आप मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे ये वो लोग हैं जिनकी उम्र इस वक्त 20-25 साल के करीब है, और मैं समझता हूं कि उनके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है एक बहुत तगड़ा कॉर्पस बनाने की, अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने की। तो बिल्कुल भी मायूस ना हो कि 2021 उनके सामने से निकल गया और वो इक्विटी के अंदर निवेश नहीं कर पाए। हिंदुस्तान एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमी है, इसमें ग्रोथ बहुत जबरदस्त रहेगी। इनफैक्ट हम सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई ग्रोथ कंट्रीज के अंदर गिने जाते हैं और आने वाले दशक में भी गिने जाएंगे। इस ग्रोथ के चलते बहुत अवसर मिलेंगे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बहुत सारे व्यवसायों को इस ग्रोथ
उसके चलते बहुत मौके मिलेंगे अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का, और उसके चलते निवेशकों के ऐसे बहुत अवसर मिलेंगे इन व्यवसायों में निवेश करके वेल्थ जनरेट करने के लिए। तो एक साल अगर गुजर गया है उस चीज से मायूस ना हो, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने पिछले साल पार्टिसिपेट नहीं किया तो जिसको हम कहते हैं कि भाई डबल डाउन अप्रोच रखें कि जो मिस हो गया मैं किसी ना किसी तरह उसकी भरपाई करूंगा रिस्क लेके, वो रणनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये हमेशा ही गलत साबित हुई है। जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको भूल जाइए। आगे भारतवर्ष में और हिंदुस्तान में जितने मौके मिलेंगे मैं समझता हूं वो अपने आप में बहुत जबरदस्त रहेंगे वेल्थ क्रिएशन के लिए। डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करिए, अपने सामने एक प्लान रखिए और उस प्लान के चलते अपना एसेट एलोकेशन को अच्छी तरीके से बैलेंस करते हुए आगे बढ़िए। जी अजय जी, एक एएमसी होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि एक एएमसी की खुद की फिलॉसफी भी हो, खुद का निवेश की भाषा को समझने का उनका एक अपना तरीका होता है, उनकी एक अपनी डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। आपकी एएमसी किस तरह से निवेशकों के पैसों का ख्याल रखती है, खासतौर से क्योंकि समय इतना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इतना सतर्कता हम कह रहे हैं कि निवेशकों को बरतनी चाहिए। आप और आपके फंड मैनेजर्स किस तरह की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं मौजूदा समय और ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा अहम सवाल है किसी भी निवेशक के लिए जब वो यूटीआई के किसी भी स्कीम में निवेश करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे ध्यान में रहती है वो ये है कि बिजनेस व्यवसाय कितना मजबूत है, क्योंकि हमने यही देखा है पिछले 50 सालों में कि अगर व्यवसाय अपने आप में मजबूत नहीं है, आप ऐसे व्यवसाय में निवेश करके कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, आप कभी भी एक मजबूत और एक जबरदस्त वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। जब व्यवसाय की मजबूती की बात करते हैं तो इसके 2-3 पहलू होते हैं। व्यवसाय के अंदर हमें ये देखना है कि जरूर उनके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जरूर बाजारों के अंदर कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लाइक कर रहे हैं, लेकिन वो कितने प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपने ब्रांड को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो प्रॉफिट्स को मालूम करना और प्रॉफिट्स के साथ साथ कैश फ्लो कितने स्ट्रांग है ये मालूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कंपनीज मार्केट शेयर गेन करने के लक्ष्य के अंदर और उस लक्ष्य को सामने रखते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, उनकी कैश फ्लोज पुअर रहते हैं, बल्कि लॉसेस भी होते हैं, और ये कोई सस्टेनेबल स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकती। सो हमारा सबसे पहला ध्यान रहता है कि क्या ये व्यवसाय कस्टमर की कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा। दूसरा, क्या ये व्यवसाय प्रॉफिटेबली उस प्रॉब्लम को, कस्टमर की प्रॉब्लम को या नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं, और इन सब के चलते उसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही हम अपना अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट कितनी ज्यादा कमिटेड है, कितने साल से इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं, उनकी लॉन्जेटिविटी क्या है, वो अगले कितने सालों तक इसी व्यवसाय से जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी निवेश की रणनीति तय होती है। चलिए, चर्चा के लगभग आखिर में हम पहुंच चुके हैं, समापन का भी वक्त है। आपने कई सारे निवेश के गुरु मंत्र हमारे निवेशकों को बताए हैं, भले ही उन्होंने शुरुआत करनी हो अपने इन्वेस्टमेंट्स की या अपने लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना हो। एक जरूरी सवाल जो कि मेरे ख्याल से कई बार लोग मिस कर जाते हैं, निवेशक भी जब रणनीति बनाते हैं तो ध्यान में नहीं रखते। बाजार का उतार चढ़ाव बाजार का स्वभाव है, लेकिन मौजूदा समय में अजय जी, अगर मेरे लक्ष्य पूरे हो रहे हों और बाजार में इस तरह का उतार चढ़ाव मुझे आता हुआ दिखाई दे तो मैं क्या करूं? इक्विटी में आपने निवेश कर लिया, आपने अच्छी खासी कॉर्पस अपनी इकट्ठा कर ली, लेकिन अब मेरा लक्ष्य नजदीक आ गया है, समापन की ओर है और बाजार का उतार चढ़ाव है। योजनाबद्ध तरीके से पैसों को कैसे निकालें और कहां डालें? कविता जी, मैं समझता हूं कि आज के शो का ये सबसे ज्यादा बेहतरीन सवाल है। ज्यादा करके हमेशा हमसे ये पूछा जाता है कि आप निवेश कैसे करें। हमसे ये कभी नहीं पूछा जाता कि आप अपने निवेश को किस तरह से वापस से रियलाइज करें और अपने सामने वो पूंजी रखें
जिसके लिए आपने इतनी मेहनत पिछले 10-20 साल में करी हो। जिस तरह से हम बोलते हैं कि आपको निवेश सिस्टमैटिकली करना है, हमारी हिदायत यही रहती है कि आपको अपने निवेश को रियलाइज भी सिस्टमैटिकली ही करना है। मतलब कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है तो आपको उनसे बाहर भी सिस्टमैटिकली ही आना है। आपके लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य था कि 1-2 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपने जमा करना है क्योंकि आपके परिवार में या तो कोई शादी है किसी बच्चे की या आपको उनकी एजुकेशन फंड करनी है। अगर आप 2022 या 2023 के अंदर ये पूंजी अपने सामने रखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो आपको बाजारों में सिस्टमैटिकली 2021 से ही बाहर निकलना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घुसते हुए वोलेटिलिटी होती है और आप टाइम नहीं कर सकते हैं, उसी तरह एग्जिट करते हुए भी वोलेटिलिटी हो सकती है और आप उसको टाइम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि अगर आप एकदम आखिरी मिनट तक रुके कि भाई 2023 में मेरे को इस पूंजी की जरूरत है तो मैं 2023 जनवरी में ही एग्जिट करूंगा, हो सकता है किसी एक ऐसे कारण से किसी लोकल या ग्लोबल फैक्टर की वजह से बाजार उस वक्त 20-25% गिरा हुआ हो और आपको बहुत दुख होगा जब आप ऐसे स्तर पे एग्जिट करेंगे। तो हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर 2023 में पैसे चाहिए, उससे 12 से 18 महीने पहले सिस्टमैटिकली एग्जिट करना शुरू करें आप। जी चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और दर्शकों को अपनी कीमती राय दी, सलाह दी अपनी आर्थिक राह पर आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कविता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दर्शकों को भी नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं।